उर्दू भाषा हिंदुस्तान की एक अजीमुशान यहाँ की ज़ुबान है और उर्दू की सब कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। उर्दू हमारे मुल्क की ही जो भाषाओं में से एक भाषा है। उर्दू से किसी को नफ़रत नहीं है, उर्दू से सबको रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है। सवाल ये पैदा हो गया कि जब नायब तहसीलदार की पोस्ट्स निकली तो इसमें बिला वजह जो रिक्रूटमेंट के लिए रूल्स चेंज किए गए, ये शरारतबाजी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए हर डिपार्टमेंट रिकॉर्ड भी तो नहीं में है। देखिए हर डिपार्टमेंट में जो तहसीलदार दो प्रकार के, उसको उर्दू पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड सारे उर्दू में है। हर भाषा को मजहब की नज़र से क्यों देखा जाता है? फिर भाषा को मजहब के आधार पर या भाषा को, जुबान को मजहब की नज़र से देखना सरासर गलत है। और यहाँ मैंने पहले कहा कि उर्दू जुबान न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान की एक बहुत रिस्पेक्टेड ज़ुबान है। लोग उर्दू से बहुत मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग थे, मेरे जो दादा मोहतरम थे, उन्होंने अपने घरों में डायरीज़ उर्दू में लिखी हैं। हमारे घर में बहुत सारे लोग उर्दू जानते हैं। उर्दू का मज़हब के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट को लेकर रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज किए गए, ये एक शरारत की गई है। हर डिपार्टमेंट में दो किस्म के एम्प्लॉइज़ होते हैं। एक होते हैं गेस्टेड एम्प्लॉइज़ और एक होते हैं नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज़। जो गेस्टेड एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके गेस्टेड रिक्रूटमेंट सर्विसेज रूल्स होते हैं और जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके सबॉर्डिनेट रिक्रूटमेंट सर्विस रूल्स होते हैं। चूंकि नायब तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आता है, पहली बार 1973 में 1973 में जब नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट को लेकर सबॉर्डिनेट रिक्रूटमेंट सर्विस रूल्स लाए गए, उसमें उर्दू का कहीं जिक्र नहीं था, कहीं भी जिक्र नहीं था। और यह 2003 तक चलता रहा। लगभग 30 साल नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट जो थी जम्मू कश्मीर में होती गई और उसमें इस प्रकार का कोई मैंडेटरी लैंग्वेज का प्रोविजन नहीं था। 2003 में जब नए सर्विस रूल्स लाए गए, नए सर्विस रूल्स को अडॉप्ट किया गया, उस वक्त नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट में एक प्रोविजन लाया गया कि वही शख्स अप्लाई कर सकता है जो ग्रेजुएट हो और 10th क्लास में मैंडेटरी उर्दू हो। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, फिर भी भर्ती होती गई। अब उसमें 10th क्लास में एक सब्जेक्ट उर्दू का जिक्र आया। लेकिन 2009 में उर्दू सब्जेक्ट 10th क्लास ये डिलीट करके वहां ये कर दिया गया कि उर्दू नोइंग होना। अब नोइंग का उन्होंने डिफाइन नहीं किया। नोइंग का क्या मतलब है कि लिखने पढ़ने वाला होना चाहिए, स्कॉलर होना चाहिए, उर्दू का उसका क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन तक उर्दू होना चाहिए, ये उसमें मेंशन नहीं था। और हालांकि बीच में एक जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है 23 या 25 कुछ नौजवान ऐसे सेलेक्ट हो गए थे 2008-9 में
में 2009 में 23 लड़के एस्पिरेंट्स ऐसे सेलेक्ट हो गए जो उस वक़्त उर्दू 10th में उनकी नहीं थी, तो बाद में इशू बन गया। तो उस वक़्त उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि वन टाइम रिलैक्सेशन देके वो 23 नौजवानों को उन्होंने अलो किया था और वो आज तहसीलदार बने हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है, जो 1973 से लेकर 2003 तक नायब तहसीलदार बने, जब कोई मैंडेटरी लैंग्वेज का प्रोविजन नहीं था, क्या वो तहसीलदार नहीं थे? वो जनाब, वो तहसीलदार, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हाईली क्वालिफाइड वो लोग बने, और उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जम्मू के भी थे, कश्मीरी भी थे। आप क्या चाहते हैं? अब मेरा ये मानना है, उर्दू की हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने पहले कहा हमारे घर में सब उर्दू जानते हैं, मैं खुद उर्दू जानता हूँ। कई बार उर्दू में सोशल मीडिया के ऊपर अपना कैप्शन फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उर्दू में लिखता हूँ, खुद लिखता हूँ। लेकिन सवाल ये है, जब 2019 में जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया तो 5 यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ गई, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश। 5 लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आपने एक को मैंडेटरी कर दिया, बाकी 4 वाले तो कराई हो गई। तो जानबूझ के एक पॉलिटिकल इशू बनाने की किसी ने साजिश की है, और जिसने भी यह साजिश की है उसने जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए यह बहुत बड़ा सरदर्द तैयार किया है। इसलिए मेरी गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि जम्मू के नौजवान सड़कों पर हैं, जम्मू की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग, युवा मोर्चा पिछले 10-15 दिनों से नौजवानों को, युवाओं को, यूथ को लेकर वो एहतजाज कर रहे हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, युवा राजपूत सभा, वो सड़कों पर हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो इसको अननेसेसरली अनवांटेड इशू नहीं बनने देना चाहिए। इसमें आप देखिए ना, 2019 के बाद ठीक 24 तक कितने नायब तहसीलदार बने, कभी कश्मीर से प्रॉब्लम नहीं आई। अब कुछ लोग इसको मजहब से जोड़ रहे हैं, भाषाओं को मजहब भाई से जोड़ रहे हैं। भाषा का मजहब से क्या लेना देना? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मेरे दादा मोहतरम उर्दू में लिखते थे, या आपके घर में अगर कोई हिंदी जानता है, जो मेरे दादा थे वो हिंदी में लिखते थे, आपके दादाजी हिंदी में लिखते थे, मेरे दादा मोहतरम उर्दू में लिखते थे। वो जो आर्मी में कैप्टन थे तो उनने हिंदी में वहां, वो आर्मी में कैप्टन थे, उन्होंने हिंदी सीखी होगी, वहां देश के अलग अलग स्टेट्स में काम किया होगा। और मेरे दादा मोहतरम उर्दू नोइंग थे, आज भी उनके घर में डायरीज हैं। तो उर्दू लैंग्वेज का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। मजहब एक अलग चीज है। मजहब और भाषा को लैंग्वेज को इकट्ठा जोड़ के करना ये गलत है, ये ठीक नहीं है। यहां सिर्फ हम ये कहते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपके साथ होनी चाहिए। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जम्मू कश्मीर में, अगर किसी को कश्मीरी आती है, सपोज कोई कश्मीर का हमारा कोई नौजवान है, मुसलमान है, उसको कश्मीरी आती है, उर्दू नहीं आती है, लेकिन अब मेरा अगर किसी को कश्मीरी आती है, उसको उर्दू नहीं आती है, लेकिन बहुत शाइनिंग है, बहुत तेज तरार है, और वो नायब तहसीलदार का टेस्ट देना चाहता है, उसको कश्मीरी आती है या अंग्रेजी आती है, इंग्लिश, तो अगर उसको आप इस ऑर्डर के तहत जो आपने जारी किया है उसको फॉर्म भरने से रोकते हैं, तो उसके साथ तो इनजस्टिस है ना, वो तो टेस्ट में नहीं बैठ पाएगा। इसी तरह अगर कोई कश्मीर का लड़का है, उर्दू नहीं जानता, इंग्लिश जानता है, अंग्रेजी
पढ़ा लिखा है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या कहीं फॉरेन में पढ़ा है, वो नायब तहसीलदार के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो ये जो आपने रिक्रूटमेंट को लेकर ये जो फॉर्म्स भरने के लिए मैंडेटरी प्रोविजंस रखे हैं, वो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अब तो ये तो इनजस्टिस है। लेकिन अब राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे आप लोगों को महरूम नहीं रख सकते। लेकिन राणा साहब, अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हर लोग लिखते, कमेंट में पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा कहीं पे भी कहा, लोगों ने कहा कि अगर कोई भी पोस्ट अब चुनी हुई सरकार निकालती है, भाजपा एलजी के पास पहुंच जाती है, जनाब इसमें ये गलतियां हैं। हमारा ये मानना है, कहा कि अगर भाजपा इससे पहले हमारा ये मानना है, एलजी की सरकार थी, वही निकालते पोस्टें जैसे निकलती थी ना, जिससे इससे पहले कितनी पोस्टें निकली जनाब, बोला जैसे निकालनी होती तो अच्छा मैं आपको एक अब आज जब चुनी हुई सरकार पोस्ट निकालती है, भाजपा एलजी के पास पहुंच जाती है। चलिए मैं आपके सामने एक बात रखता हूं। नायब तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता है, नायब तहसीलदार के बाद सीनियर जो गेस्टेड रैंक में अफसर होता है, कौन होता है? तहसीलदार। तो तहसीलदार की भी अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होके आ गई तो वहाँ तो मैंडेटरी उर्दू लैंग्वेज नहीं है, तो उसको भी तो फील्ड वर्क में तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, तो वो कैसे काम चलाता है? अच्छा, तहसीलदार के बाद प्रमोशन होके वो जाएगा एसडीएम बनेगा, या और एसडीएम। मेरा सवाल ये था कि अगर चाहते आप ही पोस्ट अपने टाइम पे एडवर्टाइज। एक मिनट दीजिए, जब चुनी हुई सरकार, एक मिनट, आप लोगों की सरकार मैं आपको बताता हूं ना, थी, आप चाहते तो पोस्ट निकाल देते उस टाइम। मैं आपसे एक मिनट चाहता हूं। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं, मेरा पहले आपने जवाब पूरा होने दीजिए। नायब तहसीलदार की अगर प्रमोशन होती है तो तहसीलदार बनेगा, और तहसीलदार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उर्दू मैंडेटरी नहीं है, अगर डायरेक्ट आएगा वो कैसे काम चलाता है? उसके बाद एसडीएम होता है, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर होता है। तो डाउन लाइन में जो लोग होते हैं उनको सब उर्दू आती है, पटवारी से अपर लाइन में भी आती है जनाब। अपर लाइन में उनको फैसले लेने होते हैं, उनको स्टडीज करनी होती हैं। ये थोड़ी होता है कि वो उनको नॉलेज नहीं होगी और बिना नॉलेज के, बिना पढ़े वो ऑर्डर कर देंगे। और एसडीएम के बाद एसीआर होते हैं, एडीसीज होते हैं, एडीडीसीज होते हैं, फिर डीसी होता है, रेवेन्यू का डिस्ट्रिक्ट का मालिक डीसी होता है, तो डीसी आईएएस होता है जो केएस से भी जाएगा, वहां उर्दू मैंडेटरी नहीं है। फिर आपका डिविजनल कमिश्नर है, या जो हेड ऑफिसर आपका रेवेन्यू सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, तो वहां कुछ मैंडेटरी नहीं है। मुद्दा यह है कि मेरा ये मानना है, अगर आपने लैंग्वेजेस मैंडेटरी करनी है तो पांचों की पांचों करो, उर्दू भी करो, कश्मीरी भी करो, डोगरी भी करो, हिंदी भी करो, अंग्रेजी भी करो। चलिए, जिसको जो उसमें प्रोविजन लिखो, जिसको जो सूट करती है इसमें इंटरव्यू दे दो, झगड़ा खत्म। चलिए, झगड़ा क्यों डालना, लड़ाई क्यों करनी? बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर को हमने एकजुट किया है, बड़ी मुश्किल के साथ हमने ये एक जो यहाँ दीवार सियासतदान इससे पहले खड़ी करते थे, उस दीवार को हमने हटाया है। बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों के दिलों को जोड़ा है, बड़ी मुश्किल से मैंने जम्मू और कश्मीर को एक साथ लाया है। जब यहाँ इस किस्म की साजिशें और इस किस्म के सियासी हथकंडे अपनाए जाते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए ये मैं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये जो नायब तहसीलदार को लेकर अननेसेसरीली एक इशू क्रिएट किया जा रहा है, इसको वो तुरंत फैसला लेकर इसको ख़त्म करें, और सभी 5 लैंग्वेजेस को इंक्लूडिंग उर्दू, इंक्लूडिंग कश्मीरी, इंक्लूडिंग डोगरी, हिंदी और अंग्रेज़ी, सबको अलाउ करें। जो जिस लैंग्वेज को इजीली समझ सकता है, जिसमें कोई कंफर्टेबल है, उसमें उसको इजाज़त दी जाए और ये इशू ख़त्म कर दिया जाए। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को जोड़ते हैं, ये नफ़रत जो ठीक नहीं है। बड़ा मुश्किल दौर जम्मू कश्मीर ने देखा है, बड़े नफ़रत के दौर हमने पिछले 70 सालों में देखे हैं। बड़ी मुश्किल से लोगों को हमने जोड़ा है, बड़ी मुश्किल से लोगों के बीच में आपसी प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम को हमने मजबूत किया है। ये चीज़ें, इस किस्म की नफ़रत वाली चीज़ें ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ भाजपा के सीनियर नेता रविंद्र राणा जी बातचीत करने के लिए थे।